अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे टाइम मिल नहीं सका और आप लोगों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर जी एसए का, जो आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड किया जी सर हमें एसए कराएं, तो आज आपको हमने एसए कराना है। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि एसए का ना जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रक्चर होता है एसए का वो एक ही होता है। ठीक है, और ये एसए ना एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है। होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये बॉल पेन थोड़ा सा लाइट लिखता है, तो मेरी आवाज़ से आप गैस कर लीजिएगा। मैं आज वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बड़ी मसरूफियत रही है और वाइट बोर्ड सेट करना इजी नहीं है। ठीक है, तो आप से मैं कह रहा था कि जो स्ट्रक्चर है वो एसए का एक ही होता है। ठीक है, इसका एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है एसए का जो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, और अब स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बड़ा बेसिक है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। अब फिर इसके अलावा हम बात करेंगे सीएसएस के एसए में क्या फ़र्क होता है। जी पहले देख लें जी स्ट्रक्चर क्या होता है एसए का ना। एसए में बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है और ये पूरी दुनिया में फॉलो होता है, नॉट ओनली इन सीएसएस बल्कि ये पूरी दुनिया में फॉलो होता है। इसमें सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, ये एक ही पैराग्राफ होता है, ये दो नहीं होते ये। ठीक है, एक होता है, दो नहीं होते। ठीक है, नंबर 2 पे इसके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, और ये जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं ना, ये 2 से लेके जितने मर्ज़ी हो सकते हैं। ऐसी की किताब भी बन सकती है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 2 से लेके अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, और इसके नंबर 3 पे कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, ये एक ही होता है कंक्लूजन भी। ठीक है, ये 3 का ना बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा एसए के अंदर कोई चौथा पैराग्राफ नहीं होता। मैं एक टीचर से पढ़ा था, उन्होंने कहा था जी एसए में ना एक ना नेगेशन पैराग्राफ होता है, निगेशन पैराग्राफ। ठीक है, वो ना इस निगेशन पैराग्राफ को ना कभी कभी काउंटर पैराग्राफ कहते थे। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने इतना गलत पढ़ाया ना कि उन्होंने बच्चों को ना फेल करा दिया। ठीक है, वो काउंटर पैराग्राफ कहते थे काउंटर पैराग्राफ आता है एसए में, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, एसए में ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, ये एसए है। आप कहेंगे जी इनको लिखना कैसे है, मैं लिखना भी सिखा दूंगा, इसी लेक्चर में सिखा दूंगा। लेक्चर ये लंबा होने वाला है, तो ना आप लोगों ने हिम्मत करके ना बैठे रहना है। हो सकता है आप लोगों को पंखे की वॉइस भी तंग कर रही हो क्योंकि मैं फ़ैन में बैठा हूँ, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन आप लोगों से बड़ी माजरत है, कोशिश कीजिएगा कि आप ये फ़ैन की जो वॉइस है इसको भी किसी तरह से बैलेंस आउट कर सकें और मेरी आवाज़ को समझ सकें। अच्छा जी, तो वही कहते थे जी काउंटर पैराग्राफ होता है, लेकिन ऐसा कोई पैराग्राफ एसए में नहीं होता। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर सीएसएस का जो एसए होता है ना, जो सीएसएस का एसए होता है, इसमें तो सर एक आउटलाइन होती है। तो आपने तो आउटलाइन बताई ही नहीं है सर, आपने आउटलाइन का क्यों नहीं बताया। देखें ऐसा होता है स्टूडेंट्स के ना, जो एसए एक लिटरेरी राइटिंग है, इसमें आउटलाइन का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में जो एसए बनाने वाले लोग हैं जो कि कदीम लोग हैं, जिसमें बेकन है जिन्होंने एसेज बनाए हैं। ठीक है, जिसमें रसल है जिन्होंने एसेज बनाए हैं। ठीक है, और बैरन्स ने भी बनाए हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो एसे के बानी थे ना, या इनसे पहले भी लोगों ने एसेज राइटिंग की थी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है सर सैयद अहमद ख़ान ने भी एसेज बनाए थे। शायद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए थे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान भी ये चाहते थे कि जो इंडिया के बच्चे हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो इंडियन सिविल सर्विस में जाएं और आईसीएस बने, आईएएस जिसे आजकल कहते हैं, आईएएस ऑफिसर, वो भी ये चाहते थे। तो उन्होंने भी एसेज की अपनी बुक लिखी। तो कहने की बात यह है कि एसेज जो इंग्लिश की राइटिंग है उसमें आउटलाइन नहीं होती, लेकिन जो सीएसएस का एसे है, सीएसएस का एसे, इसमें आउटलाइन होती है। ठीक है,
अब आप कहेंगे आउटलाइन लिखने का क्या तरीका होता है, वो भी मैं बता दूंगा। सिंपल सा तरीका होता है, वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं लेकिन ऑलमोस्ट एक कॉमन तरीका मौजूद होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये CSS के एसे में आउटलाइन क्यों होती है? इसकी ना एक रीज़न है, इसकी एक रीज़न है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। अच्छा जी, तो क्या रीज़न है ना कि CSS के एसे में आउटलाइन क्यों होती है? उसकी रीज़न पता है क्या है कि CSS का एसे नंबर 1 थिंग एक लिटरेरी एसे नहीं होता। ये एक लिटरेरी एसे नहीं होता जनाब। अगर ये लिटरेरी एसे होगा तो आपसे तो क्या, हमसे भी नहीं लिखा जाएगा, किसी से भी नहीं लिखा जाएगा। लिटरेरी एसे लिखना मुश्किल होता है, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है वही लिखते हैं। एक लिटरेरी एसे नहीं होता, ये एक ऐसा एसे होता है जो मैनेजर्स को रिक्रूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। CSS ऑफिसर बेसिकली एक मैनेजर होता है, तो वो गवर्नमेंट का मैनेजर होता है, तो ये मैनेजर को रिक्रूट करने के लिए एक एसे लिखवाया जाता है। तो इस एसे का मकसद होता है उसकी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को चेक करना। नंबर 3 थिंग, ये मैच होता है ऑक्सफोर्ड के एसे से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक टेस्ट लेती है, जिस टेस्ट को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस एसे में आउटलाइन लिखवाई जाती है, ठीक है। तो जो CSS का एसे है, CSS एसे मैच होता है ऑक्सफोर्ड एसे से, ठीक है। तो ये रीज़न है इसमें आउटलाइन होती है। अब ना मैंने देखा है बच्चे ना आउटलाइन की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, एसे लिखते ही नहीं है। एकेडमीज़ भी यही कहती हैं कि जी आप 200 आउटलाइंस लिखें, ठीक है। जबकि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि मुझे एक चेकर ने बताई थी, जिन्होंने एक बार CSS के एसे चेक किए थे। उन्होंने कहा था अगर किसी की आउटलाइन जो है वो ख़राब हो जाती है, आउटलाइन अगर किसी की ख़राब हो जाती है तो उसका एसे फ़ेल नहीं होता जनाब, क्योंकि हम नंबर एसे के देते हैं। आउटलाइन ख़राब हो जाती है, एसे फ़ेल नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो एसे के हैं, ठीक है, आउटलाइन के नंबर नहीं हैं। अब आप कहेंगे सर फिर भी हमने सुना है कि आउटलाइन पढ़ के एसे फ़ेल कर देते हैं। उसकी एक रीज़न है, आप लोगों ने आउटलाइंस में ना वो पॉइंट्स लिखे होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं। तो आउटलाइन का ये फ़ायदा है, यही नुकसान है कि एक तो अगर किसी ने रेलेवेंट लिखा है तो उसकी आउटलाइन पढ़ी जाएगी, और अगर किसी ने इररेलेवेंट लिखा है तब भी उसकी आउटलाइन वो पढ़ के वो देख लेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि एक चेकर आउटलाइन पढ़े और आपका एसे ना पढ़े। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आउटलाइन पढ़ने के बाद आपका पूरा एसे पढ़ता है, उसके बाद डिसाइड करता है। और जो CSS का एसे होता है वो 3-4 दफ़ा चेक होता है एक चेकर के अलावा, ताकि ज़ाहिर है कौम का फ्यूचर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी ज़िले का फ्यूचर बनेगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये परेशान ना हुआ करें कि इदारा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। इदारा अपनी जगह ठीक खड़ा है, हमें लिखना नहीं आता, हम लिखना सीखेंगे। आपने बेसिक चीज़ें समझ ली ना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आपको ना ज़रा स्ट्रक्चर की ना डिटेल समझाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना एक लेक्चर में ना वो सारा समझ आ जाए ना। जो CSS की एकेडमीज़ होती हैं ना, ये जो CSS एकेडमीज़ हैं, ठीक है, वो जनाब पहले दिन तो कुछ, पहले लेक्चर में तो कुछ पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और ये मैंने पेन आप लोगों के लिए निकाला है ताकि इससे थोड़ा गहरा नज़र आए आपको ना। पहले दिन पढ़ाते नहीं हैं, और पूरे ना 6 से 8 महीने के कोर्स में वो जनाब आपको ना एसे का स्ट्रक्चर कराते हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छी एकेडमी है, वो कहेंगे आपको ना आप 3 एसेस हमें चेक करा दें, ठीक है, लिख के ना। लिखना नहीं सिखाते, स्ट्रक्चर पढ़ाते रहते हैं, एसे कहते हैं लिख के चेक करा दें। ना डेटा शेयरिंग है, ना कोई और चीज़ है, ना लिखने का तरीका बताना है। तो आपको ना एसे का स्ट्रक्चर एक दिन में समझाया जा सकता है, इतने इंटेलिजेंट आप लोग बच्चे हैं। तो जब एक बच्चा एक दिन में एसे का स्ट्रक्चर सीख रहा है, उसको ये 8 महीने और 80,000 रुपया एकेडमी को देने की क्या ज़रूरत है। 80,000 मैंने बहुत कम बताया वैसे ना, आजकल वो 30,000 सिर्फ एसे का मांग रहे हैं जनाब। 30,000 एसे कब दें आप उनको, ठीक है। तो एसे के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना। अब यहाँ हम लिखेंगे स्पेसिफिक CSS एसे स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने पहले आपको बताया कि एसे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। CSS का जब एसे आप शुरू करते हैं, इसमें आउटलाइन आती है, ठीक है, आउटलाइन आती है। मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की आउटलाइन होती है। आउटलाइन एक आती है, ये स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं है। आप आउटलाइन जब पूरी लिख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सो ऑन, उसके बाद आप एक हेडिंग देते हैं एसे की।
ठीक है। नाउ योर एसे इज स्टार्टेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसे के स्ट्रक्चर की। इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें नंबर 1 पे एक पैराग्राफ आता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने पहले भी लिखा है, मैं दोबारा से ज़रा कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। नंबर 2 पे ना आप इसमें लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं CSS के एसे में, वो जो आम तौर पे लिखे जाते हैं वो 10 से 15 पैराग्राफ आप लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एसे होता है, इसमें डिमांड की जाती है कि आप 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स लिखें। अमूमी तौर पे 2000 वर्ड्स का एसे लिखा जाता है। तो अगर 2000 वर्ड्स का होगा तो 15 पैराग्राफ लिखे जाएंगे। एक पैराग्राफ में तकरीबन 60 से 80 वर्ड्स आम तौर पे होते हैं, और नेचुरली भी इतने होते हैं, लिखने भी इतने चाहिए। इससे बड़ा पैराग्राफ नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, नंबर 3 पे ना इसमें कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, कंक्लूजन का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। बॉडी पैराग्राफ्स में फ़्लेक्सिबिलिटी है, आप थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में ख़ूबसूरती ये है कि कुछ चीज़ें फ़्लेक्सिबल हैं और कुछ चीज़ें हार्ड हैं। ठीक है, अब जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं इनमें फ़्लेक्सिबिलिटी है, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपने ही थीम को यहाँ पर निगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने एक थीम दिया है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन करते करते उसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बता सकते हैं, जबकि उसने ना भी पूछे हों। इट इज़ नॉट एन इशू, करना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक आधा पैराग्राफ इस तरह का भी बना सकते हैं। एक आधा पैराग्राफ आप खुद से सजेशन का भी डाल सकते हैं। तो इसमें ना एक लेवरेज है आपके पास, यहाँ पर लेवरेज है। ठीक है, यहाँ पर लेवरेज है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई लेवरेज नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बेसिक बताया है हमने। ठीक है, अब जी हम आपको समझाते हैं कि ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एसे के ना पास और फेल होने का फ़ैसला करती है, वो है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, अब आपने ना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को ना समझ लेना है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो आसान स्ट्रक्चर है मैं आपको वो बताऊंगा, जो कॉमन मोस्ट स्ट्रक्चर है मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो आप स्टार्ट करते हैं, हम एक टॉपिक लिख लेते हैं। यहाँ पर ना टॉपिक है जनाब, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, बल्कि टॉपिक CSS में आता है जी, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ। ये टॉपिक होता है जी CSS में एक लफ्ज़ का टॉपिक कभी नहीं आता, बहुत कम आता है, बहुत कम। इस तरह स्टेटमेंट आती है, इसको एक्सपोजिशन कहते हैं हम। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सपोज से निकला है लफ्ज़ ना। हम एक टॉपिक को एक्सपोज करते हैं, उसको उस टॉपिक के बारे में सच और झूठ, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट बना के दी है, हमने इस स्टेटमेंट से हटना नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं ना इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन कैसे होता है? इंट्रोडक्शन में हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला फ़िक्रा होता है ना इंट्रोडक्शन का, वो बहुत ही सिंपल फ़िक्रा भी हो सकता है और बहुत अट्रैक्टिव फ़िक्रा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको ना बहुत सारी एकेडमीज़ ने कहा होगा कि आप यहाँ पर ना अपनी एक हुक स्टेटमेंट लिखें जो एग्ज़ामिनर को कैच कर ले। मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, कोई हुक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब आप हुक स्टेटमेंट लिखते हैं वो आपकी चोरी की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, आपने ना वो स्टेटमेंट ना किसी की कहीं से कॉपी की होती है, फिर जो एसे आया होता है CSS में वो उससे मैच नहीं करती, नुकसान आपका परमानेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे पढ़ने वाले को ये लगता है कि जी आप तो चोरी का डाटा लिख रहे हैं, आपको तो लिखनी आती ही नहीं है इंग्लिश। तो यहाँ ना हुक नहीं लिखना आपने। ठीक है, ये मैंने खुद लिखा है यहाँ पर ताकि मैं काट सकूँ इसको ना। यहाँ आपने हुक नहीं लिखना। ठीक है, आपने यहाँ क्या लिखना है? आपने यहाँ ये जो टॉपिक है ना, सिंपल टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, इस पर डायरेक्ट हिट करना है आपने। उसको बताना है कि भाई मुझे ये समझ आया है और मैं इसी पे लिखूँगा। सबसे पहले ही फ़िक्रा आपका क्या होगा? आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस होगा आपका। ठीक है, ये टॉपिक है आपका
यही आपका फ़िक्रा होगा, ठीक है। मैं आपको इसका पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगा, फ़िलहाल नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम ये लंबा हो जाएगा लेक्चर। मैं लेट सपोज़ मैं ये लिखूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ इन पाकिस्तान। अगर मैं उसको पाकिस्तान के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, ड्यू टू मैनी रीज़न्स, बस मैं मैनी रीज़न्स लिखूँगा, उसके बाद मैं शायद रीज़न्स लिखना शुरू कर दूँ, ठीक है। मैंने पहला फ़िक्रा बड़ा सिंपल लिखना है। अगर मैं सिंपल नहीं लिखूँगा तो वो कहेगा जी आपने टॉपिक को समझा ही नहीं है। मैं यहाँ इस तरह भी शुरू कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ हुक लगाऊँ, ये जी बड़ी प्यारी कोटेशन है, मुझे बहुत पसंद है। फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन, शेक्सपियर की कोटेशन है, ठीक है। ये जी शेक्सपियर के एक नावल से है पढ़ी, हैमलेट से ली गई है ये ना, ठीक है, हैमलेट से। तो फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन, मैं इस तरह भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है इसका मतलब क्या है? फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन मैं आपको बताता हूँ जी, ये बस बात आ गई है। फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन का मतलब ये है कि जो वुमन है ना, इज़ अ नेम ऑफ वीकनेस। वुमन एक कमज़ोरी का नाम है, बेसबाती का नाम है। बेसबाती इज़ अ वेरी गुड वर्ड फॉर फ्राइलिटी। बेसबाती का मतलब ये है, इस कोटेशन में उन्होंने ये मेंशन किया है शेक्सपियर ने अपने नावल में, कि ख़वातीन जो हैं उनका बिहेवियर, उनकी ब्यूटी और उनका बिहेवियर, उनकी ब्यूटी और उनके रिलेशंस सारे ही वीक होते हैं। एट सम पॉइंट वो ख़राब हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई वुमेन ब्यूटीफुल है, एट सम पॉइंट वो बूढ़ी हो जाएगी, और एक वुमेन का जो बिहेवियर है एट सम पॉइंट वो ख़राब हो जाएगा, और उसके जो रिलेशन उसके बहन भाई और उसके खामंद हैं एट सम पॉइंट वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जैसे अपना घर छोड़ती है तो उसके पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो शेक्सपियर ने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, ये नावल पढ़ के पता चलता है। अब आप ख़ुद बताएं, फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन आप यहाँ लिखोगे, पास होना बनता है आप लोगों का। पहला फ़िक्रा आप अपना ऐसे का लिख रहे हो, फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमन, ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा, बच्चे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का पास होना बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता आप लोगों का पास होना। वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं वुमेन वीकनेस से, नहीं पास होगा कभी। टॉपिक सेंटेंस मैं नीट कर देता हूँ जी। इंट्रोडक्शन का क्या होता है जी, मैंने आप लोगों को गलतियाँ बता दी हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की ना क्या स्ट्रक्चर है, इसमें पहले होता है जनरल टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आप टॉपिक को ही रीफ्रेज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जनरल टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है जी, इस पे जब आपने जनरल टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद ना आप इसका एक रीज़न लिखते हैं, ठीक है। इसमें रीज़न्स भी लिख सकते हैं, एक रीज़न भी लिखते हैं, ठीक है। आपने टॉपिक बिल्ड किया, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ ड्यू टू मैनी रीज़न्स, ठीक है। आप इसमें ना 3-4 रीज़न्स लिखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये रीज़न्स कौन सी होंगी, मैं ख़ुद से बनाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, आप खुद से बनाएंगे। जब हम अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम सोचते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ मतलब कि हम थिंकिंग करते हैं, हम सोचते हैं। हम एक रफ़ पेज पे पॉइंट्स लिखते हैं 8-10 के, मैं इन 8-10 पॉइंट्स के ऊपर ऐसे लिखूँगा। उन 8-10 पॉइंट्स में से जो मेन रीज़न्स होती हैं वो हम यहाँ मेंशन करते हैं, वही हम आउटलाइन में मेंशन करते हैं, और वही मेन रीज़न्स हम यहाँ मेंशन करते हैं अपनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो 3-4 रीज़न्स हम यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। जब हम ये रीज़न्स लिख लेते हैं, हम इनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि एक रीज़न को हम 2 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये रीज़न्स ना बड़ी टूटी फूटी लगती हैं, तो हम एक्सप्लेन करते हुए इनमें कंजंक्शंस ऐड करते हैं, ठीक है। इनमें जोड़ ऐड करते हैं, जैसे बट है, एंड है, वेयर एज है, दस है, बिकॉज है, हम ये ऐड करते हैं ताकि ये जुड़ जाएं। फिर हम इसका एंड करते हैं, ठीक है। हम इसका एंड करते हैं एक ख़ास सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। हम इसका एंड करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, एक कंक्लूजन सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। हम कहते हैं जी ड्यू टू, अब ये सारी हमने रीज़न्स, पहले टॉपिक लिखा, फिर रीज़न्स लिखी, फिर उनको एक्सप्लेन किया। जब रीज़न्स लिख ली तो हम कहते हैं जी ड्यू टू दीज रीज़न्स, इन रीज़न्स की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट मिथ है, ठीक है। अब ना बहुत सारे ना माशाल्लाह बच्चे हैं ना, यहाँ पर ना रिकमेंडेशन लिख देते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस की ना कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब पूछा है आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, मतलब उनको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है पॉसिबल, एक खलाई कहानी है।
आपने रिकमेंडेशंस क्यों दी हैं? उन्होंने पूछी तो नहीं है रिकमेंडेशंस आपसे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें तो टीचर्स ने कहा है रिकमेंडेशंस देने का। आपने रिकमेंडेशंस देनी है, खुशी से दें। ये फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर है, इंट्रोडक्शन में नहीं है। इंट्रोडक्शन में अगर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख सकते जो रेलिवेंट ना हो, क्योंकि उसने पहले पढ़ना है, आपने इररेलेवेंट चीज़ लिखनी है, पेपर फेल हो जाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, यही डिसाइड करता है पेपर पास होगा या फेल होगा। अब आप फिर से देख लें, जनरल टॉपिक सेंटेंस होगा, इसमें आप रीज़न्स लिखेंगे। रीज़न्स मतलब आप इन रीज़न्स को अच्छे अल्फाज में, CSS के अल्फाज में आर्गूमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, जो आजकल बड़े एस्पायरेंट्स बड़े यूज़ करते हैं ना, हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब रीज़न्स ही होता है। अच्छे और सिंपल अल्फाज यूज़ करने चाहिए बच्चों को समझाने के लिए ना। कभी मैं हमेशा कहता हूँ ना, कभी आप हीरो ना बने, बच्चों के सामने हीरो मत बने। बच्चे आपसे बड़े हीरो हैं, हमारी नई जनरेशन हमसे 10 कदम आगे है, ठीक है। तो बच्चों के सामने हीरो बनने की ज़रूरत नहीं होती, उनको समझाने की ज़रूरत होती है सादे तरीन अल्फाज में, उर्दू के सिंपलेस्ट वर्ड्स में। रीज़न्स लिखेंगे आप, उन रीज़न्स को आप ना बच्चे एक्सप्लेन करेंगे और ना फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन सेंटेंस, ठीक है। और इसमें कभी रिकमेंडेशन नहीं लिखनी। कंक्लूजन का मतलब ये होता है जो मैंने इंट्रो में लिखा है मैं उसे कंक्लूड कर देता हूँ। ये आपको ना यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन ना ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ना मैं आप लोगों को ना लिखा हुआ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को लिख के उसको रीड करके बता दूंगा। फ़िलहाल आप इस लेक्चर में स्ट्रक्चर समझेंगे। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। यहाँ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये तो आप बात ही नहीं कर रहे इसकी थीसिस स्टेटमेंट की ना। तो ये ऐसे का ना एक हिस्सा समझी जाती है इंट्रोडक्शन का, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप थीसिस लिखते हैं तो मोस्टली बच्चे फेल भी वही होते हैं जो थीसिस लिखते हैं। थीसिस का मतलब ये होता है जी, मैंने जो ऐसे लिखना है ना, मैं उसको एक लाइन में लिखूँगा। पहले जो भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन करना है मैं उसको एक इस लाइन में बंद करूँगा। तो हमारी इंग्लिश पहले वीक है मुझे मिला के, तो मुझसे तो ये थीसिस स्टेटमेंट आज तक नहीं लिखी गई। जब भी लिखी है उसमें ग्रामर मिस्टेक हो जाती है। मैंने ना 15 पॉइंट्स पे ऐसे लिखना है, तो मैं उसको एक फ़िक्रे में कैसे लिखूँ? मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप लोग अगर इतने इंटेलिजेंट हैं तो लिखें, लेकिन मोस्टली जो एसेस पास होते हैं उसमें थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं, अब आप पूछें कहाँ आएगी वो यहाँ पर आती है, कंक्लूजन सेंटेंस की जगह पे आती है। लेकिन उसके बाद ऐसे जो है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता थीसिस स्टेटमेंट का, ठीक है। आप जितने बच्चे ऐसे पास करते हैं उनका ज़रूरी नहीं है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखें, ये कोई ज़रूरी आइटम नहीं है। ये ऐसे का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी थीसिस ज़रूरी आइटम नहीं है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने इतने सारे रूल्स की बातें की, तो आपने कहाँ से सीखा है ऐसे? बच्चे कोई भी टीचर ने ऐसे सही नहीं पढ़ाता, तो मैंने नाम बुक्स से सीखा है। देयर आर बुक्स जो ऐसे सिखाती हैं, सभी ऑक्सफोर्ड की किताबें हैं, मैं आपको नाम आखिर में मेंशन कर दूंगा। सभी अंग्रेज़ों की किताबें हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनका आइटम है ना, हमारा थोड़ी है। ये तलखीस थोड़ी है उर्दू की, ये उनका आइटम है, तो उनसे सीखना चाहिए हमें, ठीक है। तो किताबों से सीखा है और अच्छा बताया हुआ है। आप चाहें तो ये किताबें भी पढ़ सकते हैं, आपको ज़रा टाइम लग जाएगा, लेक्चर से ज़रा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक हो गया। थीसिस स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं वही आपका थीसिस होता है। थीसिस का मतलब यही है ना कि हम इस पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक जी आपका आ गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप आ जाएं बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होते हैं ना? बॉडी पैराग्राफ जनाब सिंपल पैराग्राफ होते हैं जिसमें हम ना जब इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्शन के बाद एक और पैराग्राफ बनाते हैं, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। उसमें वो टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, या वो उसमें कहते हैं जी कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, वो ऐसा लिख देते हैं जी, ठीक है। या वो लिख देते हैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है तो वो लिख देंगे ना, फिर कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। कॉजेज़ लिख के, प्रॉब्लम्स लिख के एक पैराग्राफ और डाल देते हैं। इस पैराग्राफ को लिखने में कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसे ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। ऐसे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि आप उसमें ये पैराग्राफ डाल सकते हैं, और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि आप इस पैराग्राफ को निकाल सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन क्या है? मेरी रिकमेंडेशन ये है लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि
इंट्रोडक्शन अक्सर औकात बड़ा अब्रप्ट ख़त्म होता है, तो उसके बाद से जब आप अचानक मेन पॉइंट पे आते हैं तो आपसे ऐसे संभाला नहीं जाता। तो इस तरह का एक पैराग्राफ बना लेना चाहिए। इसका शुमार बॉडी पैराग्राफ्स में ही होता है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज लिख लें, यहाँ टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट है तो लिख लें जी वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, ये लिख लें, ठीक है। जब नंबर 3 पॉइंट पे आप आएंगे, इसका आप नंबर 1 पॉइंट बॉडी पैराग्राफ्स में आप पहला पैराग्राफ इसका बना सकते हैं। फिर नंबर 2 पैराग्राफ जब आपका चलेगा वो आपकी रीज़न होगी, ठीक है। रीज़न नंबर 1 जिसको आप आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, रीज़न नंबर 1 पे होगा, रीज़न नंबर 2 होगी, ठीक है। अब ना आपने ना 15 रीज़न्स देनी होती हैं या 13 रीज़न्स देनी होती हैं कि मैं क्यों अपनी बात पे कायम खड़ा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, 13 रीज़न्स। इसलिए कहते हैं ऐसे लिखने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज चाहिए आप लोगों को ना। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज़ है, तो आप 13 उस पर वजूहात कैसे लिखेंगे जो ये साबित करती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एक मिथ है, वुमेन एम्पावरमेंट एक फ़र्ज़ी कहानी है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है ना, ये कहाँ से आती है ना, ये डॉन न्यूज़ से आती है रीडिंग, ठीक है। मैं ऐसे के सोर्स भी बता रहा हूँ, ये BBC न्यूज़ से आती है। अब आप कहेंगे सर वो किताबों में ना इतना डाटा अपडेटेड नहीं होता, ठीक है। ये BBC न्यूज़, ये डॉन न्यूज़, ये इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स आते हैं ना, न्यूज़ आर्टिकल्स ही होते हैं, वो रिसर्च पेपर्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। ये यहाँ से जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है ये वहाँ से न्यूज़ आ रही होती है, ठीक है। इस तरह से ना आप 10 पैराग्राफ लिखते हैं, 13 पैराग्राफ, ठीक है। और 13 पैराग्राफ के बाद आप 14वां पैराग्राफ या 15वां पैराग्राफ अपना कंक्लूजन का लिखते हैं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी सर ये बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं ना, जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, ये ना आप लोगों ने शायद पहले ना पढ़ा हो, जो ओ लेवल्स के बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ें समझी हुई होती हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग ना एक अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक अलग से सब्जेक्ट है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। इस पे ना बड़ी मेहनत करवाता हूँ मैं बच्चों से ना। तो पैराग्राफ राइटिंग जब आपको आ जाती है तो आपको अंग्रेज़ी लिखना आ जाती है, क्योंकि पैराग्राफ से तो ऐसे बनता है, पैराग्राफ से स्टोरी बनती है, पैराग्राफ से ही प्रेसी बनती है, सब कुछ तो पैराग्राफ से बनता है। तो जो बेसिक पैराग्राफ होता है, आप इस पैराग्राफ को CSS ऐसे का पैराग्राफ ना समझें, आप ये समझें कि पैराग्राफ जहाँ भी होगा उसका यही स्ट्रक्चर होगा। अगर वो सही अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, चाहे वो डॉन न्यूज़ है, चाहे वो किसी भी अंग्रेज़ी का लिटरेचर है, पैराग्राफ का एक ख़ास स्ट्रक्चर है जो कि अंग्रेज़ी लिखने वाले फ़ॉलो करते हैं। आप कहेंगे सर हमने तो नहीं फ़ॉलो किया कभी, तो इसका मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान में अंग्रेज़ी पढ़ाई भी तो नहीं जाती ना, तभी तो हमारा ऐसे फ़ेल होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई ही नहीं जाती अंग्रेज़ी, ठीक है। अगर हमें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे तो हमारा ऐसे पास नहीं हो जाएगा भला, ठीक है। तो यही मसला है ना। अगर आप लोगों को ऐसे सीखना है, सबसे पहले आप पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सीख लें। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले आता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, बिल्कुल ये इंट्रो से मैच होता है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। हम ये देख लें टॉपिक सेंटेंस, इसमें जो टॉपिक है ना मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, ठीक है, बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, ठीक है। अब ये टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक हमें मेंशन होगा जब हम कभी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो हमें पैराग्राफ का टॉपिक नहीं मेंशन होगा, ठीक है। फ़िलहाल में आप पैराग्राफ राइटिंग सीखें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि ऐसे में किस तरह इसे लिखना है। अब टॉपिक ये है पैराग्राफ का, बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, ये पूरा टॉपिक है, इसमें बुक रीडिंग टॉपिक नहीं है, गुड हॉबी टॉपिक नहीं है। तो इसका जो इसका सबसे पहले आता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। और टॉपिक सेंटेंस मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, ये टॉपिक सेंटेंस है। इस पैराग्राफ के अंदर नंबर दूसरा जो फ़िक्र आप लिखेंगे, आप इसे ना पहली रीज़न देंगे, रीज़न नंबर 1। इसका जो दूसरा फ़िक्रा होगा वो होगा R1, रीज़न नंबर 1, इट गिव्स नॉलेज, सबसे पहली रीज़न आ गई। आप इस रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद 2 लाइनों में। रीज़न नंबर 2 देंगे जनाब आप, इसका चौथा या 5वां फ़िक्रा जो होगा एक्सप्लेन करने के बाद 2 रीज़न्स देनी चाहिए, या एक रीज़न दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रीज़न लाजमी होती है। आप दूसरी रीज़न देंगे, इट काम्स द माइंड, भी मेरे दिमाग को सुकून देता है यार ये बुक रीडिंग जो है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन सेंटेंस। ऐसे जो पैराग्राफ है इसमें टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूजन सेंटेंस के बगैर पैराग्राफ कोई नहीं होता। अगर आप लिखोगे तो माशाल्लाह पेपर फेल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैं तो कितने पैराग्राफ लिखता रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं लिखा, मेरे पेपर भी पास होते रहे एफएससी के, मैंने मैट्रिक भी पेपर भी पास कर लिए। देखें ना हमारा जो एफएससी और मैट्रिक में इंग्लिश का निज़ाम है अगर वो अच्छा होता तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी सीएसएस की तैयारी करने की। हमें वहीं से तो ख़राब किया इन्होंने ना। पूरे पाकिस्तान को अंग्रेज़ी आती होती, हमारा जो इंग्लिश का टीचर होता है ना वो अगर पीएचडी करके भी आए ना तो उसको ऐसे लिखना नहीं आता होता या उसको इंग्लिश राइटिंग नहीं आती होती, उसने ऑक्सफोर्ड की कोई किताब नहीं पढ़ी होती, वो भी 4-4 5-5 नोट्स पढ़ के ना इंग्लिश में एमफिल करके आ जाते हैं। तो कहने की बात ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए अंग्रेज़ों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अंग्रेज़ों से सीखनी पड़ती है, अंग्रेज़ों के लेक्चर लेने पड़ते हैं। उनका तरीका ये है, आप कहेंगे सर इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है कि आप ब्रैंडन मार्टिन एक किताब है उसमें भी देखें, उसमें तरीका यही लिखा हुआ है। माइकल स्वान की किताब में भी यही लिखा हुआ है। 1-2 किताबें और हैं, उनका नाम है फ्रॉम पैराग्राफ टू एसे राइटिंग, ऑक्सफोर्ड की बुक है। आखिर में मैं उसकी पिक्चर दिखा दूँगा, तो उसमें भी यही तरीका लिखा हुआ है। जो अंग्रेज़ों ने किताबें लिखी हैं उन्होंने पैराग्राफ राइटिंग में यही तरीका लिखा हुआ है, तो यही ऑथेंटिक तरीका है। पैराग्राफ में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, लेकिन टाइटल सेंटेंस लाजमी होता है, कंक्लूजन सेंटेंस लाजमी होता है। दरमियान में आप कहते हैं मेरे पास रीज़न नहीं थी सर, रीज़न नहीं थी मेरे पास, तो बेटा स्टोरी लिखो, फिर एग्जाम्पल दो यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। बेसिकली पैराग्राफ की 3 चीज़ें होती हैं पैराग्राफ में। एक होता है इसका नंबर 1 टाइटल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें उसका टाइटल होता है जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है। नंबर 2 पे इसकी होती है एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ज़रा खोल के बताई है ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, रीजंस बना के ना। नंबर 3 पे इसका होता है कंक्लूजन। ये और ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक्सप्लेनेशन वेरी करती है। अब आप ये देख लें, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपने बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी बिकॉज सर्टेन रीज़न, मैंने एक रीज़न दी उसको एक्सप्लेन किया, दूसरी रीज़न दी उसको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर इट इज़ प्रूव दैट बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी बिकॉज इट गिव्स नॉलेज एंड इट काम्स द माइंड। इसमें कंक्लूजन सेंटेंस में कोई नई बात नहीं होती, कोई भी नई बात नहीं होती। कंक्लूजन सेंटेंस का मतलब ये है मैंने सर जो बात शुरू की थी सर मैं उस बात को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं सर प्रूव कर चुका हूँ। आपने मुझसे कहा था बुक रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, मैंने सर साबित करके आपके सामने रख दिया, ठीक हो गया। इस कंक्लूजन सेंटेंस में आप ये कहते हैं। आई गेस मैं समझा सका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सीख चुके हैं, मेरा बच्चा आपको मुबारक हो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं कि एक पैराग्राफ को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसी तरह से हर पैराग्राफ लिखा जाएगा। 13 पैराग्राफ आप इसी तरह से लिखेंगे, 13 पैराग्राफ। आप कहेंगे सर इंट्रो की बात नहीं की आपने ना। इंट्रो ना बेटा लिखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, मैच वो इसी से होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस उसमें हम ज़रा रीज़न्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। उसमें 15-15 रीज़न्स है ना, तो हम 5-5 6-6 रीज़न्स तो मेन रीज़न्स लिख देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब ये देख लें, एक पैराग्राफ जो होता है ये ना CSS में ऑलमोस्ट 60 to 80 वर्ड्स का होता है। इससे छोटा करोगे तो ख़राब हो जाएगा, इससे बड़ा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 60 to 80 वर्ड्स का होता है, मतलब कि 10 से 12 फ़िक्रे होते हैं, जबकि जो इंट्रो होता है ये 100 से लेकर 150 वर्ड्स का होता है, ठीक है, और इसमें 15 से 22 फ़िक्रे होते हैं, ठीक हो गया। इतना फ़र्क है इन दोनों में ना, ये बड़े होते हैं थोड़े। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कंक्लूजन। जिसका कंक्लूजन सही नहीं होता ना उसको ना 35 पे फ़ेल करते हैं, ठीक है, उसको 32 पे भी फ़ेल करते हैं। 30+ पे जो फ़ेल होते हैं ना कंक्लूजन ख़राब होते हैं उनके, ठीक है, या इससे में कोई मिसिंग होती है कोई चीज़। अच्छा जी, अब ना जनाब आपको बताते हैं कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन में जो पहला फ़िक्रा होता है वो ना यहाँ पर टाइटल सेंटेंस नहीं बल्कि कंक्लूजन सेंटेंस होता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहला फ़िक्रा कंक्लूजन सेंटेंस का होता है। उसके बाद क्या होता है कंक्लूजन में, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, नो
न्यू थिंग्स, नो न्यू, ठीक है, एन याद रखिएगा, नो न्यू, कोई नई बात नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कंक्लूजन का कि मैंने जो ऐसे लिखा है मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, और जब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं नई बात तो नहीं लिखूँगा ना, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं ये आपको समझ आ जाएँ। ये इस तरह से आप कंक्लूजन लिखते हैं। इसमें पहला फ़िक्रा कंक्लूजन सेंटेंस होता है। नंबर 2, आप मेन रीज़न्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन इस एंगल से डिस्कस करते हैं कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरे नंबर पे आप इसमें होपफुल स्टेटमेंट लिखते हैं। ज़ाहिर सी बात है CSS का जो एस्से होता है वो एक प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके रिकमेंडेशंस कभी कभी नहीं लिख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है या हमें अलाउड नहीं है उसकी रिकमेंडेशन लिखने का। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एक होपफुल स्टेटमेंट होती है दैट इट इज़ अ होप, या वी प्रे टू अल्लाह दैट दिस सिचुएशन या दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं विद द प्रॉपर एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, ठीक है। तो ये ना एक होपफुल स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर आपने कभी भी होपलेसनेस नहीं शो करनी होती। उसकी रीज़न ये है होपलेसनेस ना शो करने की कि जो हुकूमत है वो एक ऐसा मैनेजर हायर करना चाहती है जो पुरुमीद हो, जिसको जब ये बताया जाए कि यहाँ एक शहर में सैलाब आ गया है, तुमने वहाँ जाना है और सिचुएशन को हैंडल करना है, तो अगर वो ही नाउमीद होगा तो क्या ही वो उस ज़िले को और उस तहसील को मैनेज करेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक होपफुल स्टेटमेंट लिखते हैं कंक्लूड करते हुए। आप कहेंगे सर ये आपने बात की है फीलिंग्स वाली, तो स्ट्रक्चर की बात तो ना हुई। बेटा स्ट्रक्चर में ना कंक्लूजन में इस होपफुल स्टेटमेंट की कोई जगह नहीं है, सीधी सी बात है। जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, कंक्लूजन सेंटेंस होता है, हम मेन रीजंस को एक्सप्लेन करते हैं, एंडिंग सेंटेंस होता है। ये होपफुल स्टेटमेंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ना CSS ना एक मसले का होता है। CSS का जो टॉपिक होता है ना वो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम के लिए हम इस होप को लिखते हैं। आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसमें पास फेल का इशू नहीं है, ये पास फेल नहीं कराता। पास फेल क्या कराता है? कंक्लूजन लिखने का स्टाइल आपको पास फेल कराता है, ठीक है। जब आप इन रीज़न्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं, मेन रीज़न्स को, उसके बाद आप एंडिंग सेंटेंस लिखते हैं, आखिरी फ़िक्रा। आखिरी फ़िक्रे में कोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है जनाब, नो कोटेशंस, ठीक है। कोई शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर पूरे ऐसे में आपने नहीं मेंशन किया, कोटेशंस लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं, फिगर्स लिखने हैं। मैं बताता हूँ वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे सिंपल अंग्रेज़ी में लिखें। आप क्यों फैक्ट्स डालते हैं, क्यों अपने दिमाग पे इतना ज़ोर डालते हैं? इतने फैक्ट्स कैसे याद करेंगे आप लोग? आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, फ़िगर्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फैक्चुअल और फिगर्स वाले ऐसे मोस्टली फेल होते हैं क्योंकि सब ने लिखे होते हैं, एक ही फिगर्स लिखे होते हैं। अब जो कोट्स हैं ना, इनको मेंशन करने की एंड में ज़रूरत नहीं है, दरमियान में लिखना चाहते हैं, आपको रेलिवेंट लगती है कोट, लिखें, शौक़ से लिखें। अब ये एंडिंग सेंटेंस है जनाब, ठीक है, इस पे आपने ना अपना फ़िक्रा ख़त्म कर देना होता है, ठीक है। तो अब आपको ना ज़रा लिख के दिखाते हैं कि ना इसके सेंटेंस किस तरह लिखते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन सेंटेंस को इस तरह से ना, इन अ नटशेल, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। इन द लाइट ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स, इन द लाइट ऑफ अबव रीजंस, इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना मेरे ख़्याल से डिटेल आप लोगों को किसी ने ना समझाया हो शायद, तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। इन अ नटशेल हम इस तरह से लिखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम ये लिखते हैं इन अ नटशेल इन द लाइट ऑफ अबव रीजंस इट इज़ कंक्लूडेड, ये फ़िक्रा इसी के साथ है, मैं आई अक्सर कैपिटल लिख देता हूँ। इट इज़ कंक्लूडेड दैट वुमेन एम्पावरमेंट, मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ। अब आप ना मुझसे बोलोगे कि सर ये क्या आप ड्रामा कर रहे हैं, यही फ़िक्रा तो मैंने इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में लिखा था। सर ये जो आपने आखिर में लिख दिया यही फ़िक्रा तो था वो। तो मेरा बच्चा कंक्लूजन का पहला फ़िक्रा और इंट्रोडक्शन का पहला फ़िक्रा वो सेम होता है, ठीक है, तभी तो वो ऐसे होता है।
ऐसे में यही तो रब्त होता है। ऐसे का मतलब है एक ऐसी तहरीर जिसमें एक रब्त हो, ठीक है, जिसको आम अल्फाज में रेलेवेंस कहते हैं। ये लोग रेलेवेंस कहते हैं, मुझे तो रेलेवेंस का उर्दू मतलब भी बहुत बाद में पता लगा था। इसको ये लोग कोहेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें रब्त नहीं होगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक जैसे फ़िक्रे नहीं होंगे या मैचिंग फ़िक्रे नहीं होंगे, तो फिर का क्या रब्त रहा उसका? फिर तो वो स्टोरी राइटिंग है, फिर तो वो फ्री राइटिंग है, वो तो ना हुआ ना ऐसे। तो ऐसे में ना एक रब्त होता है, ठीक है। आप सब चीज़ों को जोड़ के लिखते हैं। आप एक चीज़ का तारुफ़ कराते हैं, ठीक है, जैसे हम एक इंसान का तारुफ़ कराते हैं, हम उसकी अच्छाई बुराई बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, आखिर में हम उसको एंड करते हैं या हम उसका नतीजा अख़ज़ करते हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई कि रब्त की जो लिखाई है उसको हम ऐसे कहते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन सेंटेंस कैसे लिखते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएं एक्सप्लेनेशन पे ना। एक्सप्लेनेशन में बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप कहते हैं जी मेन पॉइंट्स जो थे ना मेरे, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, एजुकेशन नहीं थी तो वुमेन एम्पावरमेंट मिथ है ना, हेल्थ सेक्टर है जी, सेफ्टी नहीं है वुमेन की ना रोड्स पर हर जगह, तो इन सब बातों की वजह से ना वुमेन एम्पावरमेंट मिथ है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये मेन पॉइंट ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो इस पे आप 2 फ़िक्रे लिखोगे, इस पे 2 फ़िक्रे, इस पे 2 फ़िक्रे, तो यहाँ पर यही मेन रीज़न्स आप एक्सप्लेन कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा इसका। और आप लिखोगे किस तरह? ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि आप ये सोच के लिखें कि मैंने एक्सप्लेन नहीं करना कंक्लूजन में, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर आपने ना बड़ा कैजुअली लिखना है, ड्यू टू मेन रीजंस, ठीक है, या ड्यू टू, यहाँ पर आपने लिखना है ड्यू टू मेन रीज़न ऑफ एजुकेशन या ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ, ठीक है। इसी तरह आप ना 3 फ़िक्रे जोड़ेंगे आपस में। आप कहेंगे सर मुझे जोड़ना भी नहीं आता फ़िक्रे, मैं लिख के दिखाऊंगा, एक लेक्चर वेट कर लें, मैं आप लोगों को पूरा ऐसे लिख के बताऊंगा, लिखा हुआ ऐसे दिखाऊंगा। मेरे ख़्याल से ना बच्चों को ये सब समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना टीचर ना अपना एक ऐसे दे दे बच्चों को कि सर ये मेरा बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है मेरा, और ये सही लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से देख लो, बच्चों को समझ आ जाती है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं ना आप लोग, मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, कुछ पीएचडीज़ होते हैं, इतने हाइपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप लोगों को इशारा करो, आपको समझ आ जाती है कि इशारे का क्या मतलब है। उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं हमारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लोग कहते हैं जी हमारी नई जनरेशन फ़ोन्स पे लगी हुई है, तो क्या फ़ोन यूज़ करना आसान है? फ़ोन यूज़ करना आसान है कोई? वो समझ जाते हैं हर चीज़, जो वीडियोज़ में है, जो वहाँ पर थ्योरीज़ में है, जो चैट जीपीटी में है, हमारे बच्चे सब समझते हैं। हाइपर इंटेलिजेंट कौम है, डायरेक्शन नहीं है इसलिए ज़ाया हो रही है। डायरेक्शन होगी ना, हर फील्ड में आगे निकल जाएंगे आप लोग ना। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इंस्पायरेशन नहीं है। जब आपके टीचर जो है ना वो नाकाम होते हैं ना, तो आप लोगों को कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में आप लोग तब इंस्पायर होते हैं जब आपको बहुत कामयाब इंसान पढ़ाता है। जब आप सीएसएस की तैयारी करते हैं तो आपको एक जब ब्यूरोक्रेट पढ़ाता है तो आप उससे बड़े इम्प्रेस होकर तैयारी करते हैं। इसी तरह अगर किसी बिज़नेस स्टूडेंट को एक बिज़नेसमैन पढ़ाए तो वो उससे बड़ा इम्प्रेस होकर तैयारी करेगा। और इसी तरह एक अगर उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को कोई बहुत बड़ा शायर उर्दू पढ़ाए तो वो उर्दू भी अच्छी पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स वालों को अगर कोई साइंसदान आके पढ़ाए तो वो अच्छा पढ़ेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता असल में। हम लोगों के पास इंस्पायरेशन नहीं है तो हम लोग ऊपर नहीं जाते। खैर, दिस इज़ इररेलेवेंट थिंग्स। अब आप ये देखें, आपने इसकी मेन रीज़न्स लिखनी है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला ये था, सबसे दूसरा ये था। इसके बाद आपने एक होपफुल स्टेटमेंट लिखनी है। होपफुल स्टेटमेंट आप शुरू करते हैं इट इज़ अ होप से, ठीक है, बहुत सिंपल। इट इज़ अ होप, ठीक है। या अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आपने ऐसे में ना आई और वी का इस्तेमाल नहीं करना। आप कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है, इतना इशू नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ अ होप और वी कैन होप दैट दिस प्रॉब्लम मे बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। इस तरह से बड़ी सिंपल सी एक ना, या आप ये भी लिख सकते हैं बाय द एफर्ट्स ऑफ द नेशन, गप कराने वाली बात है ना, बाय द एफर्ट्स ऑफ द नेशन।
बाय द एफर्ट्स ऑफ ऑल नेशन दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। अब वो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम एजुकेशन है, प्रॉब्लम वुमेन एम्पावरमेंट है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व, ये होपफुल स्टेटमेंट है। आपकी जो आखिरी स्टेटमेंट होती है ना, आखिरी स्टेटमेंट बेसिकली आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस ही होता है। मैंने उसको जानबूझ के यहाँ एंडिंग सेंटेंस लिखा है ताकि आप लोग उसको पहले सेंटेंस से मिक्स ना कर दो। तो यहाँ जो एंडिंग सेंटेंस आएगा ना, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस ही है जिस तरह एक पैराग्राफ में होता है, ठीक है। अब जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ना, ऐसे का आखिरी फ़िक्रा, इसमें कोई भी नई बात करने की, कोटेशन लिखने की, कोई गप कराने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें नई बात लिखेंगे तो फिर एक्सप्लेन कहाँ करेंगे उसको, यहाँ तो हम एंड कर रहे हैं। ये फ़िक्रा बड़ा सिंपल होता है। इसमें ना हम बड़ी सिंपल बातें लिखते हैं। हम इसमें लिखते हैं जी इन द लाइट ऑफ अबव आर्गूमेंट्स, ठीक है। अगर आपने ये जो फ्रेज़ है पहले लिख दिया है तो आप इसे ना लिखें, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं इन अ नटशेल, ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं आफ्टर डिस्कसिंग all the reasons of women empowerment, ठीक है। जब आपने ये लिख दिया आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द रीजंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इट इज़ प्रूव्ड दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ मिथ। आप कहेंगे सर फिर आप टॉपिक करा रहे हैं, आपने ना ये फ़िक्रा और ये फ़िक्रा जो है मेन वाला ये मिक्स कर दिया है। तो मेरा बच्चा ये फ़िक्रा सेम ही होता है, ठीक है। जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता तो वो भी पैराग्राफ है ना, तो इसका जो टॉपिक सेंटेंस होता है और इसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। यहाँ हम इसको इन अ नटशेल इन द लाइट ऑफ अबव आर्गूमेंट्स इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग ज़रूरी है ताकि उसको पता लगे कि भाई ये बॉडी पैराग्राफ नहीं है, ये जो है एक कंक्लूजन पैराग्राफ है, ठीक हो गया। इस तरह से चलता है ये ना। अच्छा, तो अब ऐसा है, यहाँ तक तो आप लोगों का स्ट्रक्चर फाइनल हो चुका है। आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। आप लोग कहेंगे सर आपने ना बुक्स का कहा था ना, एस्से की स्ट्रक्चर की कौन सी किताबें हैं ना, एस्से की स्ट्रक्चर की ना, बुक्स फॉर एस्से स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ना एक बड़ी अच्छी किताब है आई गेस मैं नाम सही लिख रहा हूँ, द नो नॉनसेंस वे ऑफ एस्से राइटिंग। इसके राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक फॉरेन ऑथर है, बाहर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। एस्से स्ट्रक्चर के ऊपर ना और भी किताब है, एस्से स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की बुक है, गूगल करोगे ना मिल जाएगी। राइटर का नाम मुझे नहीं याद, ठीक है। ये राइटर, ये एग्जैक्ट नाम है, ठीक है। फ्रॉम पैराग्राफ, ये बुक का नाम है फ्रॉम पैराग्राफ टू एस्से, ओ लेवल्स की किताब है, ठीक है। और राइटर का नाम आई गेस राइटर का नाम इसका भी नहीं याद, विटेकर है, नहीं याद नहीं है मुझे नाम, लेकिन नाम यही है, फ्रॉम पैराग्राफ टू एस्से, द नो नॉनसेंस वे ऑफ एस्से राइटिंग, एस्से स्ट्रक्चर। तो ये किताबें हैं, आप पढ़ना चाहें शौक़ से पढ़ें। इसके अलावा मल्टीपल बुक्स हैं, जितनी बुक्स पढ़ो इतनी कन्फ्यूजन होती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हर बुक में थोड़े थोड़े इश्यूज़ ये होते हैं, हर राइटर ने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की होती है, तो हमें समझ नहीं आती कौन सी किताब सही है। तो अगर कोई टीचर बता दे कि बेटा ये किताब भी सही है वो भी सही है, लेकिन CSS का थोड़ा सा इस तरह से चलता है काम, समझ आ जाती है हमें, ठीक है। तो होपफुली मैंने सब कुछ सही बताया हो। अपनी तरफ से जितना नॉलेज मैंने इकट्ठा किया इतने सालों में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, ईमानदारी के साथ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चीज़ों को बताने के एकेडमीज़ आपसे पैसे लेती हैं, तो मुझे आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ना ये जो मामलात हैं ना नॉलेज के, इसके बारे में ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, इल्म जितना फैलाया जाता है उतना इसमें इजाफ़ा होता है। जो इंसान इल्म को जितना फैलाता है उसके पास उतना ज़्यादा नॉलेज आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो इल्म पढ़ा रहा है तो उसका इल्म बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब वो इल्म को पढ़ा रहा है तो अल्लाह ऊपर से देख रहे हैं, वो उसको मज़ीद किताबें, मज़ीद टीचर्स और उसको मज़ीद वसाइल अता फरमाते हैं। ये खुदा का वादा होता है, ठीक है।
जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोगों को जब भी कोई स्टूडेंट मिले जिसको ज़रूरत हो ऐसे सीखने की, तो आप उसको मेरा लेक्चर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उससे उसके पैसे बच जाएं। जब हम किसी के पैसे बचाते हैं ना, किसी का नुकसान बचाते हैं, किसी की सेहत बचाते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, तो खुदा जो है ना वो हमारे पैसे भी बचाता है, हमारी ज़िंदगी भी बचाता है और हमें भी नुकसान से ना महफूज रखता है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। खुदा हमारी कौम के हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को बेपनाह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ठीक है जी, लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। होपफुली आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको सारे ऐसे का स्ट्रक्चर समझा दिया है।